मैं ये आपको एटीट्यूड बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटर के अंदर होना चाहिए। सिलेक्शन पाने का रास्ता है वो यही है कि कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। कंटिन्यूटी ये सिस्टम ये है कि अगर आपने एक हफ्ते डिस्टर्ब किया तो आप पूरा महीना मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर आप रिजाइन कर दिए, बिल्कुल कर देंगे, वो हमको अच्छे से आता है। उससे पहले आयोग का रिजल्ट सीजीएल 2024 का घोषित किया जा चुका है। क्योंकि ये सब छुट्टी के मध्य में हुआ है, फिर भी जितने बच्चों की सूचना कलेक्ट हो पाई वो टेलीग्राम चैनल से आपको सूचित किया जा चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों, जैसे अभी जो बच्चा आया था उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, और बहुत सारे ऐसे बच्चों का चयन हुआ जिनको कई बार असफलता फेस करनी पड़ी, 1 नंबर से, आधे नंबर से। तो हो सकता है ये स्टोरी कुछ कम लोगों की हो, लेकिन ये सबसे जो पैटर्न है सिलेक्शन का, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है कि जब हम तैयारी पूरी करते हैं तो हमसे आगे कुछ लोग बैठे होते हैं पहले, क्योंकि वो भी पूरी कर चुके हैं। तो जिन्होंने आपसे पहले पूरी की, वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, उनके हाथ वो सफलता वाला चैप्टर पिछले सेशन में हो चुका होगा मतलब। और जो आप पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जो है हम 1 नंबर से जो है, तो कई बार आदमी आहत हो जाता है और डिप्रेस होकर बैठ जाता है। बस ये कभी मत करिएगा, अभी तो आप सब सीख रहे हैं, ये कभी मत करिए। क्योंकि कंपटीशन का जो मतलब सिलेक्शन पाने का रास्ता है वो यही है कि कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे, लगे रहना इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन वाला की बात जो है वो 1 साल का फिक्स टाइम में हो जाना चाहिए था, उसके बाद आदमी एलिजिबल नहीं होता, तो फिर 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र का चैप्टर दिया ही क्यों जाता? बात आप समझ पा रहे हैं कि 18 ईयर से एक स्टूडेंट लग जाए, मेहनत से लगे, फिर 1-2 साल में अपनी तैयारी पूरी करे, फिर प्रोसेस में आए। तो इसलिए तो एज की लिमिट इतनी लंबी रखी गई। अगर सभी को पता होता कि कंपटीशन 2 साल में हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा, तो फिर एज जो है 18 से 22 होती कि 2 साल में हो जाना चाहिए, चलो तुमको 4 साल दिए देते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर आप सीरियसली देखें ईमानदारी से, तो 1 साल 1.5 साल तो सिलेबस सही से समझने में लग जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस है। अगर आपको ये झूठ लगता है, मैं बार बार कह चुका हूं, तो आपको सही बात पता ही नहीं है। ठीक है? अभी ये बच्चे जब चयनित होके, जो नए बच्चे मतलब जो बच्चे चयनित हुए हैं, उनका एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें उनको सम्मानित किया जाता है। पर्पज वही है कि आप उनसे समझें कि एग्जैक्टली सिलेक्शन का रास्ता क्या है। पिछले सालों के जो फेलिसिटेशन सेरेमनी प्रोग्राम्स हैं, जब से मतलब टेक्नोलॉजी में यूट्यूब आ गया है, तो उस पर यूट्यूब पे आप पढ़ें, आप देख भी सकते हैं। जब भी आपको लगे तो उनकी बातें सुनिए, तो आपको खुद एकदम क्लियरिफाई होगा कि जो हम लोग यहाँ बात करते हैं वैसे हवा में नहीं बात करते हैं। एक पूरी अनुभव है जिन बच्चों से मिलता है, जो हमने फेस किया अपने कंपटीशन टाइम में, कि पता लगे हुए हैं 6 सालों से कुछ हो ही नहीं रहा, 4 सालों से लगे हुए कुछ नहीं हो रहा, कोई 2 साल से लगा, कोई 3 साल से लगा, फिर अचानक एक दौर आता है, फिर हमसे चयनित होने लगते हैं। तो सिलेक्शन की सूचना के साथ साथ मैं सिंपल एक कंसेप्ट बताता हूँ, नॉलेज रिजर्वायर का कंसेप्ट चलता है। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वो आपसे कोई डिफरेंट स्किल की डिमांड नहीं करते, नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई यूनिकनेस हो। वनडे कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, कतई बात आईआईटी की नहीं कर रहा हूँ। ठीक? वो स्किल चाहते हैं, वो स्पेशल माइंड चाहते हैं, टॉप माइंड्स चाहते हैं। यूपीएससी टॉप माइंड चुनता है, तो अलग बात है। ठीक है? उसके अंदर आपके अंदर वो कैलिबर होगा तो ही आप चयनित होंगे, आपसे 100 साल लगे रहिए, कुछ नहीं होना है। बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन बाकी जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपसे नॉलेज रिजर्वायर के कंसेप्ट पे चलता है। ज्ञान का कटोरा वो ये कहता है कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास इतनी जानकारी होनी चाहिए, स्पेशलिटी, उसमें आपके अंदर धैर्य भी एक पार्ट बनता है, स्पीड भी एक पार्ट बनता है, और आना तो चाहिए। ठीक? जब आपके पास वो सारे कैलिबर्ड चीजें तैयार हो जाएंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस कटोरे को आप कितने समय में भर लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका तरीका सबसे जो बेस्ट है वो है कंटिन्यूटी। जब से हमने शुरू किया हम लगे रहें, तो छलके का नहीं। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने उनका सिलेक्शन सबसे देर में होता है जो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाते। जब भी जिन बच्चों ने ये किया है कि उन्होंने तैयारी की, बहुत बूम से तैयारी स्टार्ट हुई, बहुत ऊर्जा थी, साल 1.25 साल में सब पूरा एकदम सिलेबस बच्चे से तैयार कर लिया, और क्लास में बिल्कुल बढ़िया स्थिति थी, एकदम परफेक्ट। मुझे भी लगा कि इस बैच में होगा तो इन 4 बच्चों में से इसका भी हो जाएगा। लेकिन जो 1.25 साल बाद या 1 साल बाद या 12 महीने बाद, 15 महीने बाद जब सिलेबस पूरा हुआ, तो उन्होंने अब हमको तो आने लगा, और कंटिन्यूटी ब्रेक कर ली। 3 महीने ब्रेक करी साफ। कंटिन्यूटी सिस्टम ये है कि अगर आपने 1 हफ्ते डिस्टर्ब किया
तो आप पूरा महीना मैनेज नहीं कर पाएंगे। और 1 महीने डिस्टर्ब हो गया तो आपको 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने बंद कर दिया तो बचा वो 6 महीने आपको कंप्लीट मैनेज करने में लगेगा। क्योंकि स्थिति ये होती है जब आप सीख जाते हैं तो सीखने के बाद भूला गया जो चीज होती है उसको वापस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको पहाड़े आते हैं, ठीक, लेकिन आप कुछ पहाड़े भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप अपनी उस क्लास में कभी नहीं जाएंगे जिसमें पहाड़े सिखाए जाते थे, और सीख आप पा नहीं रहे हैं। मैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज या डिविजिबिलिटी आज आपको सिखा रहा हूं, आपने पूरी मेहनत करी, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक करी तो ये साफ होने लगेगा। तो आपके पास ये भी विकल्प नहीं होगा कि दोबारा आप इस क्लास में बैठे। क्यों? क्योंकि आप 80% तो तैयार हैं, वो 20% की कमी आपकी सेल्फ कमी है, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी ब्रेक करी, ठीक, तो वो क्लास से भी पूरी नहीं होगी। तो फिर अंत में क्या होता है, हम बोझिल हो जाते हैं, हमें बोझ लगने लगते, तैयारी हमें बोझ बन जाती है, क्योंकि हमको आता भी है और हम कर भी नहीं पा रहे हैं। तो बस वो सिर्फ तब होता है जब आप कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं, जब हमको लगता है कि हमें आता है। बहुत सारे प्रैक्टिस बैच में बच्चे ऐसे हैं इस समय जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई अभी तक, मतलब जैसे CHSL में सिलेक्शन हो भी ज्वाइनिंग नहीं आई, ठीक, लेकिन फिर भी बैच में आ रहे हैं क्योंकि सीजल देना है आगे, तब तक ज्वाइनिंग नहीं आई तो सीजल देंगे। लेकिन क्या उनकी तैयारी पूरी? ना, तैयारी उनकी पूरी है। पॉइंट ये कि अगर वो उसको जिस प्रैक्टिस से, जिस क्लास से, जिससे चीजें प्रिपेयर हुई, उनका कहना है और मेरा भी ये मानना है कि अगर उन्होंने उसको छोड़ा तो शेड्यूल टूटेगा। शेड्यूल टूटेगा तो आता तो होगा, बट जो मिसफीड से, मैं एक रूटीन से, एक डिसिप्लिन से चीजें सीख रहे थे और कर पा रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। तो बाद में फिर असफलता हाथ लगेगी, या फिर उस पद की जो हमें संभावना थी कि हम ये पा सकते हैं वो हम नहीं पा पाएंगे। बात मेरी समझ पा रहा है? तो कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी, जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए शहर में रह रहे हैं, ठीक, अब क्या हुआ कि अब आपकी तैयारी पूरी हो गई, तो आपके माता पिता की तरफ से प्रेशर आया कि भाई अब तो बैच तो जाते नहीं हो, वहां पढ़ो, उससे अच्छा यहां पढ़ो आके। बात समझ पा रहे हैं? आप लौट गए तो महीने 15 दिन तो आपको ठीक लगता है, फिर गांव का माहौल वही शाम का झिलमिल वाला, फिर उस माहौल में आप मैनेज करा थोड़े बहुत दिन बाद आप एकदम नॉर्मलाइज हो गए, एक शेड्यूल में सेट हो गए, जिसमें आप घर के कुछ काम कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आप पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट रिजल्ट आपको बता देगा कि आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक। बहुत क्लोजेस्ट बच्चों में, एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं आपको, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, आप बस ऐसे समझिएगा कि ये प्लान कर लिया गया कि 10th से ही, कि जब इस बच्चे को होगा तो ऐसे करके इसको SSC से तैयारी करानी है, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से गाइडेंस देना स्टार्ट किया, जैसे आपके बड़े भाई, आपके माता पिता आपको देते हैं, हमने बिल्कुल प्लानिंग करी। लेकिन इंटर हुआ, इंटर के बाद तैयारी चलने लगी, तैयारी पूरी हो गई, लेकिन उम्र हुई थी 17 साल। फॉर्म तो भर नहीं सकते अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन तैयारी इतनी परफेक्ट हो गई किसी टेस्ट में, किसी क्लास में। जैसे मैं एक टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज चलाता हूँ हर साल में, एग्जाम्स के आने पर होती, अभी हुई थी, वो उसका रिजल्ट आया है, वो सब जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें ये मत सोचिए कि आज मैं आपको, तो उसमें क्या होता है कि पूरे संस्थान में सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उसमें अपनी परफॉर्मेंस जज कर रहे होते हैं। उस टेस्ट सीरीज में भी टॉप 10 में, जो टॉप 20 में, टॉप 50 में जो लोग आ जाते हैं, वो आने वाले एग्जाम में चयनित हो जाते हैं। इस बार जब उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप ये पाएंगे कि जो उसमें टॉप 10 में थे या टॉप 20 में थे, उनमें वो 2 प्राइज पा रहे होंगे। पहले तो उनके अपने सिलेक्शन के लिए सम्मान और आपसे बात कर रहे होंगे, साथ साथ वो टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज में भी टॉप में थे। और ये पिछले मैं कई सालों से कर रहा हूँ, लगातार ही चल रहा है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे ना, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने आइए हमसे, बाकी आपके मन में कुछ और चल रहा है तो फिर उसके लिए क्लास नहीं है, उसके लिए कोई दूसरी जगह चुननी पड़ेगी। तो बात यहाँ थी कि 17 साल की उम्र, ये फॉर्म भर नहीं सकते आप, और तैयारी एकदम टॉप लेवल पे पूरी हो गई कि किसी क्लास में, किसी टेस्ट में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 में ऐसे परफॉर्मेंस चल रही। फिर क्या हुआ, एक वो आया कि क्या ही कर रहे हैं, हटाओ थोड़े दिन गांव में रह के पढ़ लेते हैं, ठीक। और अंत की स्थिति इस बार का कांस्टेबल भी नहीं निकला। मतलब जिस बच्चे से ये अपेक्षा की जा रही थी कि उस सीजीएल के टॉप मत जो चाहेगा वो लेंगे, जैसे हम लोग जो अपनी तैयारी करते थे तो ऐसे नहीं करते थे कि फर्जी चल रहा है, कुछ मजाक चल रहा है, उठे पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, जो हम भरेंगे सबसे ऊपर वो हमको चाहिए, तभी हमारी तैयारी रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी। बात आप समझ पा रहे हैं कि तभी हम अपनी मेहनत रोकेंगे या कम करेंगे जब हम जो सबसे ऊपर भरेंगे, हमको वही चाहिए, बात खत्म।
मैंने शायद इस दिन एक दिन आपको बताया था, जब मैं पोस्ट ऑफिस में मेरा पहला चयन हुआ, जब मैं वो ज्वाइन करने गया तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको सहारनपुर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। क्या फालतू बात, हमको बनना है एक्साइज इंस्पेक्टर, ये मेरी प्रथम वरीयता है, जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा तब तक मैं कानपुर छोड़ूंगा नहीं। तो बोले फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हमने कोई बात नहीं, घर जा रहे हैं, बात खत्म, नहीं जाएंगे। फिर हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, उनके पास पहुंचे। मैं ये आपको एटीट्यूड बता रहा हूँ जो कंपटीटर के अंदर होना चाहिए। वो क्या हो पाता है नहीं हो पाता वो मतलब नहीं, आपकी तैयारी का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हम फिर हमने एफसीआई ज्वाइन करने पहुंचे 2014 में। तो उन्होंने हमको जयपुर भेज दिया, हम जयपुर ज्वाइन करने पूछे, उन्होंने बोला कि जीएम से मिलना पड़ेगा। ज्वाइन करने पूछे, उन्होंने बोला कि अब आपको यहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, कानपुर, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो फिर जैसे तैसे बहुत लंबी कहानी है वो, महीनों चली, तब मैं अपना ट्रांसफ़र करा के लखनऊ तक आ पाया। तो लखनऊ में जो जीएम बैठा था, जीएम नॉर्थ, उन्होंने हमको मैनपुरी भेज दिया। अजीब बात। तो फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली ट्रेनिंग के बाद, मेरी ट्रेनिंग लखनऊ में हुई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली ट्रेनिंग के बाद। उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो मैं सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं हूँ, अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ उस एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूँ जो जो एक कॉम्पिटिटर के अंदर होना चाहिए। एक लड़का जिसकी उम्र क्या ही होगी उस समय, मैं बात कर रहा हूँ 2014 की, कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन हुआ, कई सिलेक्शन हुआ, नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, बात समझ में, नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। और खर्चे कैसे चल रहे हैं कि 300-350 रुपये, 400-500 रुपये महीने कमरे में रह रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, उसी में खाना बन रहा है। तो आप लोग नहीं, कई बार होता है कि इतनी सुविधाएं कम है इसलिए हम सिलेक्शन, फालतू बात। जरूरत है जुनून, वही तो चाहिए होता था, आपको तो जरूरत बहुत ज्यादा है अगर आपके सुविधाओं की कमी। तो हम उनके सामने खड़े हुए, हमारी सारी प्रॉब्लम, हम राजस्थान से चले थे और आपने हमको मैनपुरी भेज दिया, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम? पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक बात है, ये बात करने का सही तरीका होता है, वहां थोड़ी ना कह देंगे हमको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, तो लफाजी तो नहीं कर सकते आप। तो ना फिर आप रिजाइन कर दिए। मैं सर बिल्कुल कर देंगे, वो हमको अच्छे से आता है, क्योंकि हम उससे पहले भी कई बार हेल्थ मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, ये सब छोड़ चुके थे। हम बाहर आए, हम रिजिग्नेशन लिख रहे थे तो फिर कुछ उनका आपसे अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, स्टाफ का, मैं ऐसा समथिंग, तो उनको कानपुर भेज दिया। और अगर नहीं भेजते मैं रिजाइन कर देता 100%। तो मैं ये आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि रिजाइन कर दीजिएगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हमने सबसे ऊपर जो चुन लिया, हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो आप सुबह शाम सोना खाना सब कुछ समर्पित हो सकता है, जब हमने चुन लिया कि वहां तक जाना है। लेकिन ये नहीं था कि सिलेक्शन जब हमारा सिर्फ मैं सीजीएल के फॉर्म भरूंगा, ये तो फालतू बात। फिर हमने पोस्ट एफसीआई ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के साथ साथ पढ़ाई जारी रही। फिर मैं 2015 में एक्साइज इंस्पेक्टर बना, फिर हमने वो भी ज्वाइन किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर चलता रहा, वो अलग हो गया मामला, सब सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। फिर ये लगा कि नहीं, हमको वो भी नहीं मजा आ रही है, तो फिर वो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, जब आपको नींद आ रही है, तो क्या वास्तव में नींद आ रही? क्या आपने 10 दिन से नहीं सोया है? क्या आपको लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही? क्या आपका मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी? तो सो जाइए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो नींद सिर्फ इसलिए आ रही है कि आपको मजा नहीं आ रही पढ़ने में, तो फिर तो आपका लक्ष्य डिस्टर्ब है सबसे ऊपर। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते। तो तैयारी जब पूरी हो, ये दिमाग में रखिए कि रोज नहीं बताया जा सकता, जब तैयारी पूरी हो, जब आप बिल्कुल सब चीजें समझ लें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने आप को बैलेंस बनाए रखना। ये मैसेज अपने दिमाग में कहीं लिख लीजिएगा, और अगर आपने इसको याद रखा तो सिलेक्शन निश्चित है, कोई डाउट नहीं। और ये नहीं ध्यान रख पाए ना, तो फिर कोई नहीं करा सकता। फिर आपके 10 बार आप डिप्रेस होंगे, 10 बार तनाव में जाएंगे, 75 रीजन आप अपने आप के स्वयं को दे लेंगे, सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। देखो, कारण देना बहुत आसान होता है ना, कितना आसान होता है, मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा इसलिए नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं था, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं था। ठीक, कारण तो कोई भी किसी को दे देगा, आप स्वयं को दे देंगे, अपने माता पिता को दे देंगे, साथियों को दे देंगे। कारण दे के क्या मिलेगा? बात तो रिजल्ट की हो रही है। जब रिजल्ट की बात हो रही है तो उसके एकदम टॉप लेवल, आपको क्या आता है, आप किस लेवल से आपने पहले पढ़ाई की, आपको कितने कमजोर है पढ़ने में, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। नॉलेज रिजर्वर है, आप कमजोर हैं तो समय लगेगा भाई, भर जाएगा, एक दिन तो भरना निश्चित है। किसी के पास थोड़ा ज्यादा एलिजिबिलिटी होगी, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि किसी किसी का एकेडमिक अच्छा होता है, बात आप समझ पा रहे हैं, किसी का एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, मतलब वो 11, 12, 19 बहुत अच्छा चल परफॉर्म किया होता है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में होता है, भूल तो जाओगे नहीं। तो जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हो तो वो परफॉर्मेंस आपको पुश कर देती है, तो आपका कटोरा जल्दी भर जाता है। और कंटिन्यूटी नहीं होगा तो उसका तो कभी नहीं भरेगा, तो उसका तो जो है अहंकार में ही छलक जाएगा।
ठीक, लेकिन अगर उसके अंदर ये एलिजिबिलिटी और साथ साथ वो विनम्रता है और वो चीजें हैं जो एग्जाम के लिए चाहिए, तो मैनेज हो जाएगा। कोई एक बच्चा आता है जो किसी वजह से उसका एकेडमिक वीक रहा, शहर में पढ़ाओ गांव में पढ़ाओ उसे फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके वीक रहा। तो जब वो कहीं पहुंचा तब उसके सामने बड़ा लंबा मामला था, क्योंकि पीछे से भी कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कई बार चीजें ज्यादा टाइम लगेंगी कंप्लीट करने में, लेकिन कंप्लीट ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल हम आपको अपने जीवन से देते हैं। जब मैंने सीजीएल 2012 का पेपर दिया था तो मेरे इंग्लिश में -1 मार्क्स थे, -1। ठीक, प्री निकल गया था क्योंकि मेरिट गई थी 84 नंबर, पेपर था 200 नंबर का। तो 200 नंबर के पेपर में रीजनिंग, मैथ्स और जीएस जो भी हम बना पाए होंगे उस समय, तो उससे मेरा पेपर निकल गया था कि 100 नंबर की रीजनिंग मैथ ही थी। तो चाहे जो भी नंबर मेरे आएंगे, मुझे उसके मार्क्स नहीं इस समय याद है, तो मेरी मेरिट गई 84 नंबर, मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया। अब मेंस में 200 नंबर के 2 पेपर होते थे। अब आज का पैटर्न डिफरेंट है, तो ये मैं पूरा पीछे का नहीं बताऊंगा, तो जब एग्जाम तक पहुंचेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। कई बार स्टूडेंट तैयारी करने आता है, उसको लगता है पैटर्न पहले समझाओ, पहले ये तो समझाओ कि एसएससी क्या होता है। अरे भैया मेरे डिविजिबिलिटी सीख लो, ये आनी है, पैटर्न तो सीख ही जाओगे जब आप कंपटीशन सीख जाओगे। नहीं समझे मेरी बात? वो तो 10 मिनट की बात है, वो तो 10 मिनट समझाया जा सकता है कि ये आएगा ये आएगा ये नहीं आएगा। तो 200 नंबर के पेपर हुए। तो मैथ्स वाला तो चलो जैसे तैसे जो भी रहा वो अपना हो गया। इंग्लिश वाले में साफ हो गया मामला, क्योंकि प्री में -1 थे, तो क्या ही हम बना पाए होंगे। तब इस तरह मार्क्स भी नहीं आते थे, जोड़े जाते थे, तो क्वालिफाई नहीं हुए हम, बात खत्म। अब मैं बताता हूं जिसमें मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना, सीजीएल 2013 मेंस, 200 में 195 नंबर। बात समझ पा रहे हैं? मतलब, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने, अब ऐसा क्यों था, माइनस में नंबर क्यों आए, कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं, बहुत प्रयास किया, कुछ समझ ही नहीं आता था। क्योंकि जब हम क्लास 6 में पहुंचे थे तो हमको ए बनाना सिखाया गया था। जब हम अपने गांव में 6 क्लास में पहुंचे थे तब मुझे ए बनाना सिखाया गया था, उससे पहले सब हिंदी था, तो इसका प्रवेश ही बहुत लेट हुआ था। अब तो पहले दिन शुरू हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता था, जैसे तैसे अपना मैनेज कर लिए। बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अब इंटर तो पहुंच गए जैसे तैसे, घसीटते घसीटते, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि मैं यहाँ फेल हो जाऊंगा? आप तय कर लिया, सिलेक्शन तो लेना ही है, जो होगा देखा जाए। तो क्या हुआ, जितना मैं कर सकता था वो मैंने सब कुछ किया। जब हमको समझ नहीं आया था तो मैं अपने मैथमेटिक्स से पूजनीय संदेश गोयल जी के पास गया, जो इस समय कौशाम्बी में पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट में, पहले यहीं पढ़ाते थे कानपुर में। कानपुर में मैं 9th से आया हूँ, उससे पहले मेरी शिक्षा गांव में हुई। उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, वैसे तो मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, मैथमेटिक्स ठीक है, तो मैं तुम्हें इसमें डायरेक्ट कोई हेल्प तो कर नहीं पाऊंगा, कंपटीशन की इंग्लिश भी थोड़ी डिफरेंट है, तो एक बात बताओ, अगर किसी लिखने वाले ने किताब लिखी है तो क्या तुम इतने कुंद बुद्धि हो कि तुम उसको पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, तैयार भी नहीं कर सकते? नेचुरली थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट किया तो जा ही सकता है। तो ये स्टेटमेंट और इस तरह का जो एटीट्यूड क्रिएट होता है वो आपको यहां से यहां तक पहुंचा देता है। अब आप सोच रहे हो मैं नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, दुनिया भर की चीजें, तो सोचते रहो, लिमिटेड टाइम है, कुछ दिन बाद समस्याएं अजीब सी होंगी, फिर आपको लगेगा भी नहीं कि मतलब हम कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो हनन हो ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बैठे रहो तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेगी, बिल्कुल आपने लॉक कर दी, वो तो थकोगे ना आप समय के साथ, तो आपकी ऊर्जा का हनन हो गई हो, वैचारिक एक्सेट्रा मेंटल सारी चीजें कम होंगी ना, वो तो टाइम के बाद आप पड़ी रहो। तो जो ऊर्जा जिस समय जैसे इस्तेमाल होनी चाहिए उसका वैसे इस्तेमाल होनी चाहिए। कुल मिलाकर पॉइंट, फाइनली हम डिविजिबिलिटी टॉपिक पे आते हैं, लेकिन मेरा मैसेज एकदम क्लियर कि आपके अंदर एक एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए, आपके अंदर जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें मैनेज होनी चाहिए। सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें जरा सा भी लीकेज होगा तो फिर सिलेक्शन कोई दिला ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। ठीक, तो जितनी बातें हमने आपको बताई वो सिलेक्शन के रिजल्ट से संबंधित है, सिलेक्शन हुए बच्चों के तो कंसर्न हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ संस्था की ये प्रक्रिया नहीं है कि सिलेक्शन हुआ क्लास छोड़ो तो पहले आ जाओ, ये अपने यहाँ का पैटर्न नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि जो सब सिलेक्शन हुआ आपसे, मेरा भी बच्चा तो यहीं आया था, मैं चाहता तो आपसे मिलवा देता, बट वो पैटर्न हमारा नहीं, क्योंकि उससे क्लास बहुत डिस्टर्ब होती। हर महीने कोई ना कोई रिजल्ट आता है, बच्चे रैंडम टाइम मिलने आते हैं, इनका सिलेक्शन होता है वो रैंडम आते हैं ना, मतलब वो पहले शेड्यूल्ड तो नहीं आते।
तो जब किसी जब आपका सिलेक्शन होगा तो क्या आप शेड्यूल सेट करो, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे सर से मिलना है या संस्थान आना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सीधे आ जाओगे, भाई वो खुशी की लहर होती है, अब जब मौका मिला पहुंच गया अपना। तो उस स्थिति में जो रेगुलर क्लासेस होती हैं बहुत डिस्टर्ब होती हैं। ठीक, पहले कभी थोड़े दिन इसको अडॉप्ट किया गया, जिस दिन लगा ही नहीं, तो क्लासेस तो मूल व्यवस्था क्या है, मूल व्यवस्था सिलेक्शन आपका तैयारी से होगा। अब फिर उसकी एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था है, उसको हम एक सम्मान समारोह के रूप में पूरे वर्ष में एक बार मनाते हैं। इसमें जो बच्चे आ पाते हैं, कई बार कोई पोस्टिंग पे होता है नहीं आ पाता, तो फिर वो जिस भी तरह वो अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं, और मैक्सिमम बच्चे तो उपस्थित होते हैं। तो उसमें जब अभी इस मंथ के एंड तक आई थिंक प्लान हो जाना चाहिए, जो भी होगा उसका शेड्यूल आपको दिया जाएगा, उसमें शामिल होइएगा। तो इस तरह की पूरी जो आपके मन में डाउट चल रहे होते हैं कि सिलेक्शन होता है नहीं होता है या क्या कैसे होता है, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर भी जो बातें हमने आपको बताई उनको फॉलो कीजिए, आपको क्या आता है इससे इंपॉर्टेंट नहीं, सब हो जाता है, जो चाहो कर लोगे।